FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर लीजिए प्रस्तुत है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। मित्रों, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। जब सिकंदर वापस अपने देश गए थे तो उन्होंने अपने देशवासियों को पता क्या बताया? उन्होंने कहा कि भारत में ऐसी छड़ियां उगती हैं जिनमें मिठास भरी होती है। और देखो, जब आप छोटे थे या कॉलेज भी जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, अगर आपकी रिक्शा के साथ साथ, कैब के साथ साथ कोई ट्रक जा रहा था जिसमें गन्ने लदे हुए थे और आपका मन किया होगा ना, काश हम इसे एक खींच लें और ये हमें मिल जाए। और आपने कितनी बार देखा होगा कि जब हम छोटे थे वो गन्ने खाना, और अभी गनेरियां जो बिकती हैं, यानी कि जीवन में मिठास ही मिठास है गन्नों से। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा भारत गन्ना उत्पादन में पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर है और पूरी दुनिया को मिठास बांट रहा है। और साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये जो फसल है, वाणिज्यिक फसल है, नकदी फसल है, और ये सबके लिए बहुत लाभकारी है। मगर जरूरी है कि इस फसल के सभी, यानी कि आरंभ से लेके अंत तक, बुआई से लेके कटाई तक, तमाम जो यात्रा है उसमें हम सभी इंतजाम पुख्ता करें, सभी काम अच्छे से करें। और आज जो हमारा विषय है कि हम गन्ना फसल में क्या समसामयिक कार्य करें, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर US तेवतिया। आप मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड, नई दिल्ली में। इतिहास से वर्तमान तक की जो यात्रा है नीलम जी, इसमें गन्ने का योगदान तो है ही। मैं योगदान क्यों मैंने कहा, क्योंकि कृषि की जो कुल उपजाऊ जमीन है, कृषि योग्य जमीन है भारत की, उसका एक बड़ा हिस्सा गन्ने के प्रतिनिधित्व के अंतर्गत आता है। और चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, या सुदूर अंडमान के भी कुछ क्षेत्र हो, गन्ना आज जिस तरह से मिठास घोल रहा है देश के कृषि अर्थव्यवस्था में, उसे लेकर ये जरूरी हो जाता है कि हम गन्ने के फसल पर, उसके विकास पर, उससे जुड़े हुए समसामयिक कार्यों पर बात करें। और डॉक्टर US तेवतिया आज आमंत्रित हैं एक विशेषज्ञ के बतौर। आप काफी विशेषज्ञ कहे जाते हैं गन्ने के मामले में, और स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप। मैं बता दूं, मैं हूं आपका मित्र रजत, मेरे साथ हैं नीलम। स्वागत आप सभी श्रोता मित्रों का। चूंकि ये फोन इन प्रोग्राम होने जा रहा है अगले 25-30 मिनट तक, तो जरूरी है आपको ये बता दें कि हमारे टेलीफोन नंबर क्या होंगे। जी, हमारे टेलीफोन नंबर हैं 23421081। जो श्रोता दिल्ली के बाहर से फोन कर रहे हैं वो पहले कृपया दिल्ली का कोड मिलाएं 011, फिर मिलाएं 23421081।
1 और गन्ना फसल में क्या समसमाय कार्य किए जाने हैं, इसके बारे में यदि आपका कोई भी प्रश्न है, जिज्ञासा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो तुरंत हमें फोन करें। हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वो मुख्य प्रबंधक है कृषि सेवाएं और ये हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली से और डॉक्टर US तेवतिया। डॉक्टर साहब, आपका एक बार पुनः स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहले क्वेश्चन के तौर पर, इससे पहले कि कोई श्रोता मित्र जुड़े हमारे साथ अपने प्रश्न अपनी जिज्ञासा के साथ, मेरा प्रश्न मेरी जिज्ञासा के साथ सबसे पहले दरवाजे पर दस्तक ये दे रहा है कि गर्मी का मौसम है इस वक्त, कहीं कहीं गन्ने की कटाई भी शुरू हो गई है, ऐसा सुनने में आता है। आप सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य हो सकता है आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के इस, अगर हम बात करें 13 मई के संदर्भ में या गर्मी के इस कोताही के संदर्भ में, तो क्या महत्वपूर्ण काम वो हो सकता है गन्ने की फसल के मामले में? देखिए रजत जी, जैसा आपने बोला कि गन्ने की कटाई के बारे में, तो गन्ने की कटाई तो समाप्ति की ओर है इस समय, और जो गन्ने की शुगर मिल्स हैं वो ज्यादातर अक्टूबर और नवंबर में शुरू हो जाती हैं और अपने लास्ट पड़ाव पे हैं इस समय। कुछ बंद भी हो गई हैं, कुछ कर चुकी हैं, और ज्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो लगभग सभी मिल्स जो हैं, एक इक्का दुक्का छोड़ के सभी बंद हो चुकी हैं, सारा क्रश हो चुका है गन्ना। इधर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कुछ मिलें अभी चल रही हैं, हाँ इधर चल रही हैं, इधर मुजफ्फरनगर मेरठ में जो है। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, जो आपने कहा कि इस समय कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किसान के लिए हो सकता है जिससे कि वो अपने गन्ने की फसल की जो उपज है उसको बढ़ा सके। देखिए, इस समय 3 तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं किसानों के बीच। एक तो वो फसल है कि जो शरद कालीन यानी अक्टूबर नवंबर में बो दी थी किसानों ने, वो वाली फसल है। दूसरी वो है जो लोगों ने, जैसे पेड़ी इन्होंने जो रेट्यून डाल दी थी मील पे, जो उसमें फरवरी मार्च में, और वो काट के गन्ना बो दिया था, एक वो क्रॉप है। और कुछ ऐसे भी किसान हैं, अभी हैं बहुत कम संख्या में, कि जो अभी अभी भी गन्ने की बुआई कर रहे हैं। तो ये तीनों तरह के जो प्रक्रियाएं हैं, इनमें हमको गन्ने में अलग अलग तरीके की कृषि क्रियाएं अपनानी पड़ेंगी। तो अगर हम डॉक्टर साहब आरंभ करें शरदकालीन गन्ने से। हाँ, तो देखिए, शरदकालीन गन्ना जो है अब लगभग 6 महीने का हो चुका है जी। तो उसमें अच्छी रेट्यून, उसमें अच्छे टिलर्स निकल आए हैं। उसमें जो किसान को ध्यान रखना है वो रखना है सबसे पहले कीटों का और बीमारियों का। तो कीट जो सबसे ज्यादा इस समय चल रहा है वो है टॉप बोरर। हाँ, तो टॉप बोरर क्या है कि वो ग्रोथ को रोक देता है गन्ने की। तो टॉप बोरर जो है उसके लिए कोराजन जो एक दवा है वो लिक्विड रूप में है, और जो फटेरा है वो है एक ग्रेन्यूल रूप में। और इस गन्ने की जो, जैसा कि आप जानते हैं, आज ज्यादातर CO0238 जो वैरायटी है वो 99.9 जो परसेंट में जो है, इधर मेनली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, इधर वो और हरियाणा पंजाब में ज्यादातर वही वैरायटी है। तो उसके लिए जब ये वैरायटी निकली थी तभी से ये रिकमेंडेशन है, क्योंकि इसमें जो टॉप बोरर की समस्या ज्यादा होती है। तो इसके लिए फटेरा या कोराजन इसके लिए डालें। और इसमें जो है अब कोराजन और फटेरा, इसके भी एक उपयोग की एक विधि है, क्योंकि जो फटेरा होता है जो ग्रेन्यूल में होता है, वो जो रेट्यून की ज्यादा कैनोपी बन चुकी है वहां पे ज्यादा काम करता है, क्योंकि वहां पे ये गैस बनाता है, गैस बना के सारे कीड़ों को मारता है। जो फसल जो फरवरी मार्च में बोई गई है उसमें आपको कोराजन किसान भाइयों को लगाना। लेकिन कोराजन के इस्तेमाल में एक बहुत ही जरूरी बात है जो मैं आप किसान भाइयों से शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि उसका जो स्प्रे करते में क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर हम दवाई भी डाल रहे हैं, हम अपना पैसा भी लगा रहे हैं, और वो सही तरीके से सही मात्रा में अगर फसल को नहीं मिल रही है तो उसका फायदा जितना हमें जरूरत है उतना नहीं मिल पाता है। तो उसमें किसान भाई ध्यान से सुने कि जो फसल हैं जो फरवरी मार्च में बोई गई हैं, उनमें जो उन पे स्प्रे करें वो अच्छी तरह से पौधे को तर करें, और इतना तर करें कि जो दवा है वो फिसलते हुए पानी उसकी जड़ में जाना चाहिए। इसका कारण है, देखिए, एक तो जो इस समय अगर पत्तियों पर ऊपर कोई भी जैसे ब्लैक बग है या और कोई छोटे मोटे कीड़े हैं तो वो मरते हैं।
और दूसरे जो टॉप बोरर है वो तो जब जड़ में जाके जब उस दवा को सोखेगा पौधा जड़ों द्वारा, वो तभी मरता है। तो इसलिए जड़ों में सफिशिएंट मात्रा में दवा मिला हुआ पानी जाना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या करते हैं किसान कि 4 टंकी में 1 एकड़ में 4 टंकी में कवर कर देते हैं। देखिए किसान भाई, अगर आप कर रहे हैं, ये दवा भी महंगी है, ये बहुत महंगी दवा है जी। तो लगभग 150 ml की जो इसकी एक बोतल है वो 1851 रुपए में आती है। अच्छा। हाँ, इतनी महंगी दवा है। तो अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक तरफ तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं पैसे का, दूसरी तरफ आप फसल भी नहीं बचा पा रहे हैं। तो इसलिए जब आप स्प्रे करना हो आपको, आप ये समझिए कि 1 एकड़ में आपको 25 टंकी जो लिक्विड है वो 150 ml में करके आप 25 में लगाइए तो 25 टंकियों में वो कवर होना चाहिए। इससे 25 टंकियों में आप अच्छी तरह उसको तर कर पाएंगे फसल को, और वो फिसल के नीचे जड़ों में भी अच्छी तरह जाएगा। 1 एकड़ के लिए 150 ml की जरूरत होती है। उस 150 ml को बराबर बाहर एक लिक्विड बना के, जैसे मैं किसान की भाषा में बताऊं तो उसके पास कोई भी गिलास, कटोरी या मग्घा कुछ भी हो, वो 150 ml को डाले उसमें, और वो बाल्टी में किसी में डाल के, और उसमें उस दवा को मिला के और 25 मग्घा डाल दे पानी जी। तो, और उसमें से 1 मग्घा डाल के टंकी में डाल दे। तो दिस इज द बेस्ट वे, और सिंपल है किसान को बताना उसमें। तो ये बात ध्यान रखने की बहुत जरूरी होती है किसान भाई को। यानी अगर लागत भी बचानी है अपनी और फसल को भी बचाना है, हाँ। तो जरूरी है कि उसकी मात्रा सही मात्रा में, और पानी की भी मात्रा सही होनी चाहिए, और छिड़काव भी सही तरीके से ही किया जाना चाहिए। हाँ, दूसरा ये है कि दवा को भी देखभाल कर लें, ऐसी गलत दवा ना ले लें। कोई नकली भी दवा चल रही होंगी। एक तो ये है कि नकली दवा ना लें, आप विश्वस्त सूत्रों से लें। शुगर मिल्स भी देती हैं दवाई, उनसे लें तो वो अच्छी दवाई लेती हैं, अपने किसानों के लिए बिल्कुल क्वांटिटी और क्वालिटी एश्योर करके लेती हैं। दूसरी बात यह है कि आपने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, कम पानी लगाया, 4 टंकी 1 एकड़ में लगा दी आपने, उसके बाद आपको रिजल्ट नहीं मिले, तो आप अच्छी दवा को भी ये कहेंगे तो दवा अच्छी नहीं थी जी। जबकि कमी हमारी थी, किसानों की थी कि भाई अच्छी तरह नहीं लगा पाए। तो ये चीजों से बचने के लिए हमें हर एक स्टेप पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि आजकल इस साल रजत जी एक बात मैं और आपसे शेयर करना चाहूंगा कि इस बार बहुत जल्दी गर्मी शुरू हो गई थी। बिल्कुल। और जैसे गर्मी जल्दी शुरू हो गई तो उसी तरीके से ये टॉप बोरर भी जल्दी आ जाता है। अच्छा। मृदा इसमें फसल तो ये तो विशेष सावधानी हाँ, इस समय 60 से लेकर 90% फसल में ये इसका प्रकोप है। जो शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट करनाल के वैज्ञानिकों ने पूरा सर्वे किया है इसका, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का, तो बिजनौर के एरिया में 90% मिला है, और इधर शामली के एरिया में जो है 60-70% ये पौधों में टॉप बोरर का इन्फेक्शन मिला है। और यही अग्रणी क्षेत्र है उत्पादन की दृष्टि से हाँ, देखा जाए तो। बिल्कुल। तो इस क्षेत्र में इनका उपयोग इसका बहुत जरूरी है। CO0 238 में टॉप बोरर को रोकना बहुत जरूरी है, अन्यथा तो किसानों की पैदावार कम हो जाएगी। जी। इसके अलावा डॉक्टर साहब और क्या ध्यान रखना है? हाँ, तो अब जो है, जो तीसरा स्टेप है, जो किसान भाई जो अभी बुआई कर रहे हैं, देखिए वैसे तो मैं ये कहूंगा कि इतनी लेट बुआई नहीं करनी चाहिए। अब पौधे को बढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। देखिए अब अभी बोएंगे तो उसको 1 महीना तो उसको जर्मिनेट करने में लगेगा, और गर्म होगा, इस समय अंकुरण क्षमता जो है वो भी कम होगी, क्योंकि गर्मी है, कुछ आंखें सूख जाएंगी, और तो उसमें पॉपुलेशन भी कम रह जाएगी। एक तो गन्ने को टाइम कम मिलेगा, और दूसरा उसकी पॉपुलेशन कम, तो पैदावार तो कम होनी है। फिर भी जो किसान भाई अभी बो रहे हैं उनके लिए मैं कुछ सावधानी बता देता हूं। देखिए, जो इधर अभी गन्ने की फसल में, और विशेषकर CO0 238 में रेड रॉट ऑफ शुगर केन, जिसको लाल सड़न रोग कहते हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो पूरा अपनी आगोश में ले चुका है ये फसल को, और अब धीरे धीरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी पूरा बढ़ रहा है। अच्छा। तो इसका ध्यान कैसे रखे किसान भाई इसको जो है समझें पहले तो कि ये इसकी ना आए फसल में, उसके लिए सावधानी, फिर जहां आ गया हो उसके बाद क्या सावधानी हो। तो देखिए, ना आए खेत में, ये जो एक मृदा जनित रोग है,
फंगस है, ये फंगस का रोग है जो कि मृदा में होता है। तो इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो आप बीज जो है बिल्कुल ऐसा लें कि जो लाल सड़न रोग से इन्फेक्टेड ना हो, उसमें किसी भी गन्ने के बीज में ना हो। दूसरी बात, आप सीड ट्रीटमेंट करें। इसके लिए सबसे बढ़िया दवा जो है वो थाइफेनेट मिथाइल है। अच्छा। जो 200 ml वो 1 एकड़ के लिए काफी होती है। उसमें जो टुकड़े हैं गन्ने के उनको लगभग 12 घंटे तक डुबाएं। तो एक तो हो गया सीड ट्रीटमेंट। अगर गन्ने में कहीं से भूल चूक से फिर भी कोई आ गया होगा तो वो उससे ट्रीट हो जाएगा। दूसरी बात है मृदा के ट्रीटमेंट की, कि आप जो है मृदा को अपने को ट्रीट करें। उसके लिए एक सबसे बढ़िया जो है वो भी फंगस है, ट्राइकोडर्मा विरिडी। ये भी एक फंगस है और ये ऐसी फंगस है कि जो रेड रॉट ऑफ शुगर केन की फंगस को ये खा जाती है मृदा में। तो इसका 4 किलो ट्राइकोडर्मा लेके और उसको कम से कम 2-3 क्विंटल आप गोबर में 2-3 दिन के लिए पेड़ की छाया में मिला के रख दें। उसके बाद इसको आप जब बो रहे हैं, बोने से पहले अपनी जमीन में मिला दें। तो ये 2 बात ध्यान रखें। तीसरी बात है कि जिस खेत में गन्ना इन्फेक्टेड हो उस खेत में से बीज ना लें। और इवन इसमें इतना भी ध्यान रखना होता है कि अगर फसल की कटाई किसी भी औजार से की है और जिसमें लाल सड़न रोग है, उस औजार को भी आपको बीज काटने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। उससे भी इन्फेक्शन हो जाएगा। दूसरा जो है ऐसी सभी सावधानी बरतिए कि जिससे आपका बीज स्वच्छ हो। एक और बात मैं बताऊंगा कि जो आंख होती है गन्ने की, वो सिंगल बड़ में कटाई करें। सिंगल बड़ में कटाई करने से क्या फायदा होगा कि एक तो हर एक आंख को आप ऊपर को करके बो सकते हैं। क्योंकि गन्ने की जो आंखें होती हैं वो विपरीत दिशा में होती हैं। एक इस साइड में होगी तो दूसरी साइड में होगी। तो अगर आप 3 आंख का या 2 आंख का गन्ना बोएंगे तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि आधी आंखें नीचे रहेंगी और आधी ऊपर रहेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर 1 आंख का गन्ना होगा तो एक तो अंकुरन अच्छा होगा, सबको ऊपर करके। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, मैं सीड ट्रीटमेंट से संबंधित बता रहा हूं, वो ये है कि जब 1 आंख का गन्ना होगा तो 1 आंख के दोनों तरफ से वो जो पोरी कहते हैं गन्ने की, वो कटी होगी। जी जी। और उसमें दोनों तरफ से दवा घुस सकती है। अगर 3 आंखों का गन्ना है, 2 आंख का गन्ना होगा तो बीच के पोर्शन में तो दवाई जा नहीं पाएगी। जी जी जी। बाहर से जा नहीं सकती, वो घुसेगी वहीं से जहां से गन्ना कटा हुआ है। जी। तो इसलिए सीड ट्रीटमेंट भी जो 1 आंख के गन्ने उनका बहुत अच्छा हो पाता है। जी जी। तो ये है। दूसरा, गहरी जुताई करें किसान भाई, क्योंकि गहरी जड़ें जाती हैं गन्ने की 1.5 फुट तक। 80% जड़ें 1.5 फुट तक होती हैं और 20% जड़ें तो लगभग 2 फुट तक भी जाती हैं। तो किसान भाई गहरी जुताई का बहुत ध्यान रखें जो अब इस समय बुआई कर रहे हैं। खाद जितना आपका अवेलेबल हो उसको डालें। अपनी मृदा का परीक्षण कराएं। मृदा के परीक्षण के आधार पर जिन तत्वों की कमी हो उन तत्वों को खेत में डालें और समय पे पानी दें। नमी की कमी नहीं होनी चाहिए उस पे। तो ये वो किसान भाई ध्यान रखें। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब आपने कहा कि एक टॉप बोरर रोग है या लाल सड़न रोग है और ये पता तो नहीं होता, हमें आशंका होती है कि ये रोग आएगा, कितना आएगा, उससे कितना नुकसान होगा। कुछ कुदरत की बातें हमारी समझ से बाहर हैं और इसी के लिए ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने फसल बीमा योजना की शुरुआत की है ताकि किसान उस नुकसान से बच सके, सुरक्षित रह सके। जी। और इससे मुतालिक एक संदेश भी है हमारे पास, जो इसकी ज्यादा विस्तृत तो नहीं लेकिन एक सूचनाप्रद जानकारी जरूर देगा हमारे किसान मित्रों को। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत
सरकार। जी हाँ, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यूएनडीपी के साथ एक समझौता किया गया है। वो समझौता क्या है कि जो फसल बीमा योजना है और ऋण है यानी किसान क्रेडिट कार्ड है, उनके साथ जो रणनीतिक साझेदारी है उसके लिए ये समझौता ज्ञापन कल किया गया है। और वजह क्या है? क्योंकि यूएनडीपी के पास एक स्पेशलिटी है, विशेषज्ञता है इस क्षेत्र में, और वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की कृषि फसल बीमा योजना को सफल बनाने के लिए इसमें मिलकर काम कर सकते हैं, तकनीकी सहायता दे सकते हैं। जी, और इस विषय पर जो ये कार्यक्रम हुआ कल नई दिल्ली में, कल शाम को ये प्रोग्राम हुआ था, इससे रिलेटेड एक रेडियो रिपोर्ट है नीलम जी हमारे पास जी। और जो बात आपने संदर्भ ज्ञान अभी यहाँ दिया हमारे श्रोता मित्रों को, उसके थोड़ा विस्तार में अगर हम जाएं तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बाबत क्या कहा और कहाँ तक इस योजना की पहुंच है, इस एमओयू की पहुंच है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट, रेडियो रिपोर्ट के माध्यम से। जी, इस मौके पर हम सबके मध्य उपस्थित कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री आदरणीय श्री कैलाश चौधरी जी, हमारे कृषि सचिव आदरणीय मनोज जी, रितेश जी, यूएनडीपी से आई मैडम जगेगौड़ा जी और उपस्थित सभी सज्जन। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किसानों के हित में अनेक कार्यक्रम देश भर में संचालित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की हमेशा यह मंशा रही है कि सरकार का जो कार्यक्रम है उसका क्रियान्वयन एक तो बड़े फलक पर होना चाहिए और जो पात्र व्यक्ति है उस तक योजना का लाभ पहुंचना चाहिए और सब प्रकार से लाभ भी पहुंचे और पारदर्शिता भी बनी रहे, किसी प्रकार की बीच में बिचौलियों की भूमिका नहीं होनी चाहिए। और इसलिए प्रधानमंत्री जी का बल हमेशा योजना में तकनीक का समर्थन हो, यह आवश्यकता और यह निर्देश उनके हमेशा सरकार में रहे हैं और उसी के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और संबंधित मंत्रालय लगातार इस दिशा में सफलतापूर्वक कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच किसानों के लिए है और इसका लाभ बड़ी मात्रा में किसानों को मिल रहा है। विगत वर्षों में लगभग उनका किसानों की ओर से 21,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम जमा हुआ, लेकिन जहां जहां नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई करने के लिए लगभग कंपनियों के द्वारा 1,15,000 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लगातार हम लोग मंत्रालय के स्तर पर भी और आमतौर पर किसानों के बीच में भी जब चर्चा होती है तो सुधार की अनेक प्रकार की गुंजाइशें अभी भी बनी हुई है और हम सब लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस में और सुधार किए जा सकते हैं, इसको और लोकोपयोगी बनाने में हम सफल हो सकते हैं। कोई भी किसान ऐसा न हो जो बीमा से वंचित रहे और नुकसान हो तो उसके नुकसान का मुआवजा उसे मिल सके, इस इच्छा के साथ सरकार इस योजना पर काम कर रही है। इसी प्रकार से केसीसी का भी एक बड़ा कार्यक्रम है, लगभग 15-16 लाख करोड़ रुपए किसानों को अल्पकालिक ऋण के रूप में मिलते हैं और कोविड कालखंड में भी एक कोशिश रही सरकार की कि जो किसान अभी इससे वंचित हैं उनको भी कवर किया जाए और 2 करोड़ से अधिक लोग इस कालखंड में भी नए केसीसी के कवर के नीचे आए। अब पशुपालकों को, मत्स्य पालकों को भी इस योजना के साथ जोड़ा गया है। तो स्वाभाविक रूप से इन योजनाओं में पैसा भी इन्वॉल्व है। छोटे से छोटा किसान इस योजना से लाभ ले सके, यह सरकार की लक्ष्य है और इसलिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मंत्रालय तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन यूएनडीपी का भी इसमें योगदान होगा तो इस काम को हम और अच्छे से कर सकेंगे। पिछले समय जो स्कीम चल रही है उसमें भी हम लोगों के संयुक्त रूप से काम करने का अनुभव अच्छा रहा है, लेकिन आने वाले कल में इसे और अच्छा कर सके, इसके लिए जो एमओयू आज किया गया है, इस अवसर पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कल में इसके परिणाम मंत्रालय के हित में भी, सरकार की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में भी काम आएंगे और जो हमारा लक्ष्य छोटा किसान है उस किसान को भी लाभ मिले, यह भी सुनिश्चित इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। पुनः इस एमओयू के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
अभी आपने ये रेडियो रिपोर्ट सुनी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर को सुना। डॉक्टर साहब और नीलम जी, कार्यक्रम में फिर से स्वागत, श्रोता मित्रों का स्वागत। डॉक्टर साहब, गन्ने पर हम बात कर रहे हैं और एक ऊर्जावान फसल के तौर पर गन्ने की उत्पादकता में क्या क्या चार चांद लगाए जा सकते हैं, उनको मिलाकर क्या क्या घटक बनाए जा सकते हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, फर्टिलाइजर और मृदा चयन किसी भी फसल के लिए एक गुणकारी कहना चाहिए कि मापदंड होता है कि आपको ज्यादा उत्पादकता देनी है तो अच्छे फर्टिलाइजर्स, अच्छे यूरिया, पोषक यूरिया इस्तेमाल करें। दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वो होता है मृदा का चयन। अभी हम पिछले प्रश्न में भी बात कर रहे थे, तो मिट्टी से रिलेटेड एक प्रश्न आया था इसमें आखिरी में, मैं इसे एक मूल प्रश्न के रूप में लेना चाहूंगा आपसे। जी रजत जी, देखिए कोई भी फसल हो उसके लिए मृदा उपयुक्त होना बहुत जरूरी है। जी। अगर हम यहाँ गन्ने की फसल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि गन्ने की जो गन्ने की फसल हम बोएंगे वो मृदा गहरी होनी चाहिए। जी। गहरी से मतलब है कि अगर हम नीचे तक उसकी जुताई करें तो नीचे तक उर्वरता होनी चाहिए उसमें, क्योंकि गन्ने की फसल गहरी जाती है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। दूसरी बात है कि उसका एक परीक्षण मृदा प्रयोगशाला में परीक्षण कराए किसान, वो बहुत जरूरी है। जैसे हम समय समय पर अपने ब्लड की जांच कराते हैं जिससे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई रोग हमारे अंदर पनप रहा हो, इसी तरह से मृदा स्वास्थ्य को जांचने के लिए हमें मृदा का परीक्षण कराना चाहिए। तो जैसे कि 17 पोषक तत्व होते हैं जो किसी भी फसल के लिए आवश्यक होते हैं। आवश्यक का मतलब ये है कि अगर उनमें से एक भी तत्व नहीं मिलेगा तो लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाएगी वो क्रॉप। तो इनमें क्या हुआ है कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है, किसान ज्यादातर इन पे ध्यान देता है, लेकिन क्या है कि कोई भी फसल उगाओ वो पूरे 17 पोषक तत्वों को लेती है। 17 पोषक तत्वों में से 3 पोषक तत्वों को निकाल दीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा। क्योंकि इनको पौधा अपने आप हवा, पानी और मृदा से प्राप्त कर लेता है। और ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि 94 से लेके 96 यानी 94 से लेके 96% भाग इन्हीं 3 तत्वों का बना होता है, इसलिए इनको संरचनात्मक तत्व कहते हैं। अब बचे 14 पोषक तत्व। 14 से में 3 है मुख्य पोषक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। 3 है गौण पोषक तत्व, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और बाकी है सूक्ष्म पोषक तत्व जो 8 हैं। 8 में आप जो है आप यहां से करिए जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट। जी। ये जो है ये है सूक्ष्म पोषक तत्व। तो किसान क्या है कि हमने सूक्ष्म पोषक तत्वों पे ध्यान नहीं दिया, जिससे कि हमारी मृदा में वो कमी होते चले गए। और जब हमारी पैदावार घटती है तो हम फिर कहते हैं कि हमारी जो मृदा है वो कमजोर होती जा रही है। जब उसको पोषण नहीं मिलेगा तो वो कमजोरी होगी। तो इसलिए जो परीक्षण की बात करते हैं, जब हम परीक्षण करेंगे तो हमको मृदा का पूरा पता चलेगा कि मृदा में हमारे में किन किन तत्वों की कमी है। और आप फसल वहां प्रयोगशाला में फसल लिख के देंगे आप कौन सी फसल बोना चाहते हैं। जो मृदा प्रयोगशाला की रिपोर्ट आएगी उसमें फसल की जरूरत को, कि इस फसल को, क्योंकि देखिए हर एक फसल को अलग अलग जरूरत होती है, उनकी अलग अलग मात्रा में। जी। गन्ने की फसल को कितना किस तत्व की जरूरत है इस बात को ध्यान में रखते हुए, और जो जमीन में कितने पोषक तत्व हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए मृदा प्रयोगशाला रिपोर्ट में आपको क्लियर कट ये बताया जाएगा कि इसमें आपको कितना कितना डालना है। बिल्कुल सही बात है। और ये समय बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि जो खेत खाली हैं उनमें से मृदा का नमूना हम ले सकते हैं। मृदा का नमूना साफ जगह से लें, उसमें घास नहीं होनी चाहिए, कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए, कहीं पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत कमजोर जमीन है, कहीं पे बहुत ज्यादा अच्छी है, वहां से भी नहीं। 1 एकड़ से 5 जगह से नमूना लें, 6 इंच तक नमूना लें उसका। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, बहुत जरूरी है जिनके खेत खाली हो चुके हैं वो अपना मृदा परीक्षण कराएं और उसका उपचार भी करें। जिनकी पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो उतनी मात्रा में ही उनकी पूर्ति की जानी चाहिए। और हम डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं क्योंकि आपने ये बहुत खास जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है। किसान मित्र इससे जरूर फायदा उठाएंगे। फिलहाल रजत और नीलम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार।